सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। हम लोग जो है पढ़ रहे थे और विद्युत अपघट्यों के बारे में, या मान लिया जाए कि जो हम लोगों ने सेल पढ़ा उसमें 50% हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से। तो ऐसे परिस्थितियों में एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दोनों पोर्शन को जोड़ करके हम बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए हमें अम्ल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अम्ल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कलर थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं। चलिए, अम्ल को हम लोग कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आरएनएस के हिसाब से, ब्रॉस्टन एंड लॉरी के हिसाब से, लेविस के, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है आर्हेनियस से। किससे है? आर्हेनियस। ठीक, सुना है आर्हेनियस। इसमें जल होना जरूरी है। क्या होना है? होना जरूरी है। चलिए, बात तो सही है। देखेंगे, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने H2O मिला दिया और इसमें कोई पदार्थ हमने मिलाया। इसका विघटन कराना है। क्या कराना है? और जब विघटन कराएंगे और यदि ये H+ दे दिया तो उसे अम्ल कहेंगे। क्लियर है? तो अम्ल की परिभाषा होती है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में विघटित होकर या टूटकर या वियोजित होकर H+ आयन देता है, उसे अम्ल। ये बातें क्लास 11th में ऑलरेडी जानते हैं। जैसे हम बात करें HCl की, बात करें H+ Cl-, बात करें HNO3 की, ये हो गया H+ NO3-, H2SO4 की बात करें तो 2H+ SO4 की बात करें। यहां देख रहे हैं हम लोग कि सब में H+ दे रहा है, तो जो पदार्थ H+ देगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात आती है। ठीक है, तो वहां भी एक समस्या है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे तरीकों से देखें तो अम्ल को हम कई भागों में बांट सकते हैं सोर्स के बेस पर। कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं, कुछ अकार्बनिक अम्ल होते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन हमारा वो सिलेबस है ही नहीं है, जिसके बारे में हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब जो अगला पॉइंट है हम लोगों का, वो है बेस, यानी कि क्षार। उम्मीद है कि नोट कर चुके होंगे आप लोग। ठीक है, एक दूसरा पेज लेते हैं और क्षार की बात करते हैं। एक क्षार है, एक क्षारक है, एक क्षारकता है। 3 है सब एक ही जैसे,
तो एक क्षार है, एक क्षारक है, एक क्षारकता है। बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, हो क्या रहा है। वैसे हम बात कर रहे हैं बेस की, यानी कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि CaOH ट्वाइस है, इसको जब हम करेंगे तो ये है Ca प्लस 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 OH माइनस, यहाँ 2 कर देते हैं। NaOH है, ब्रेक करेंगे तो ये होगा Na प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ ले लेते हैं NH4OH, इसको ब्रेक करेंगे तो NH4 प्लस OH माइनस। अब तमाम प्रकार के जो है इस तरह से हम बात करते हैं, तो एक बेस भी होता है, एक एल्कलीज भी होता है, ठीक है। तो वहां भी एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमारा वो भी मैटर नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं जो एल्कलीज हुए होते हैं जो जल के साथ घुलनशील होते हैं। कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो जल के साथ घुलनशील नहीं होते, इसलिए वो एल्कलीज नहीं होते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। अब इन दोनों को थोड़ा सा प्रबल और दुर्बल की बात कर रहे हैं, तो समस्या आएगी हम लोगों के साथ कि दुर्बल किसे कहते हैं, प्रबल किसे कहते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक कोई लड़का है और बी भी कोई एक लड़का है, दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइटिंग हुई। क्या हो गई, इसने क्या किया, बी को अच्छे ढंग से तोड़ दिया। इसको, बी को ऐसे तोड़ा जो जुड़ नहीं सकता। क्या है, जुड़ नहीं सकता। इसको भी इसने तोड़ा लेकिन जुड़ सकता है, कहने का मतलब है ये पार्शियली है, आधा अधूरा टूटा है, लेकिन ये पूरा टूटा है। जो पूरा टूटा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल, और इसको बोलते हैं दुर्बल। इसी पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की बात होगी, क्योंकि आने वाले हमारे कुछ नियम बनेंगे, उनमें इनकी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे हम लोग जो है बात करेंगे इसके बारे में, अम्ल के बारे में। और इस अम्ल में हमारी 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, पहला प्रबल दुर्बल। अम्ल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अम्ल की बात हो रही है। अब हमें क्या करना है कि कंटेनर ले लिए, इसमें हमने अम्ल प्लस जल को लिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब इसको हम वियोजित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो होगा क्या, यदि पूर्ण रूप से वियोजित होता है, क्या होता है, पूर्ण रूप से, कहने का मतलब 100%, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि वो क्या होता है, 100% वियोजित होता है। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं जब अम्ल जल में, याद रहे जल में लिखना जरूरी है क्योंकि आरडीएस के हिसाब से, तो जब अम्ल जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। आप यहां पर एक वर्ड यूज लिख सकते हैं, आयनित पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, उसे प्रबल अम्ल
यही बात जो है यहां लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। ठीक, समस्या ये नहीं है कि ये प्रबल है दुर्बल है, हमारी प्रॉब्लम है कि ये कैसे समझेंगे यह प्रबल अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है, तो देख करके हम नहीं बता पाएंगे, बड़ी मुश्किल है। इसके लिए बाई एक्सपेरिमेंटल समझना होगा, बाई एक्सपेरिमेंटल दिक्कतें हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल है, HNO3 है, ये हमारा प्रबल अम्ल है, ये हमारा HNO3 हो गया, HCl है, ये प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल की बात करें, जैसे मान के चलिए CH3COOH है, तो एक मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो जीव जंतुओं से बनते हैं, क्या वो दुर्बल होते हैं? होते हैं? नहीं भी होते हैं। जैसे हम फार्मिक एसिड की बात करें, HCOOH, HCOOH, ये चींटियों के जो डंक होते हैं, जो चींटियां काटती हैं, उसमें यही अम्ल को जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से खुजली होती है। यदि हम उस लिक्विड को अपने इस स्किन पे डालें तो ब्लिस्टर फफोले पड़ने लगेंगे, पीने के बाद कहानी खत्म हो सकती है। तो इसका मतलब वो दुर्बल नहीं है, प्रबल है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हमें लर्न करना पड़ेगा स्पेशली कि कौन सा दुर्बल है और कौन सा प्रबल। यही पूरी कहानी किसके साथ? क्षार के साथ भी होता है। यदि मैं इसकी जगह पर, जैसे आपने ये लिख लिया और हमने इसको उड़ा दिया, यहाँ हमने क्या किया, क्षार लिख लिया, और यहाँ हमने क्या किया, क्षार लिख लिया। ठीक, तो यहाँ अम्ल की जगह हम क्या करते हैं, क्षार लिख लेते हैं। जब क्षार जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, उसे हम लोग प्रबल क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ एग्जाम्पल हमें चाहिए, यहाँ भी उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि आंशिक रूप से आयनित होता है। जैसे हमारे पास जो है NaOH या CaOH उल्टवायस है। ठीक है, यहाँ हम बात कर ले रहे हैं क्षार की, नहीं तो फिर कहेंगे कि ये वहां पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ। चलिए, इसी वाले हम पॉइंट को हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। NaOH हो गया, CaOH हो गया, यहाँ लिख सकते हैं NH4OH, ये क्या है, दुर्बल क्षार है। तो यहाँ भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम देख करके नहीं बता पाएंगे, इसे रटना होगा। आप कहेंगे कितना रट्टा मारे, तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी। लोग यूं ही कहते हैं कि केमिस्ट्री में रट्टा मारना पड़ता है, तो कुछ चीजों को जब स्पेशली जानने की कोशिश है तो रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए आपको बुखार हुआ, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि मुझे पैरासिटामॉल ही खाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे सर में दर्द है, प्रॉब्लम है, तो हमें कौन सी दवा लेनी पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्रिन लेना है, उसमें डिस्प्रिन का जो साल्ट है वो लेना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि आपको सर दर्द किया, पैरासिटामॉल लिख दिया गया, तो दिक्कत है ना, लिखना तो पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा। आप सोच के भी जो है इधर उधर कुछ लर्न नहीं कर सकते। एनीवे, अगला हमारी प्रॉब्लम्स है किसके साथ, लवण के साथ, उसको भी देख लेते हैं। एक आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है क्या, साल्ट और वाटर। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यदि हम एसिड की जगह पर HCl ले लेते हैं, बेस की जगह पे NaOH ले लेते हैं, अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस हो जाता है, प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस हो जाता है, और यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है, आयन का आदान प्रदान। ये प्लस वाला रिएक्शन किसके साथ करेगा और ये माइनस वाला किसके साथ करेगा, और ये बनाता है NaCl और ये बनाता है HOH। ये जल है और ये क्या है, लवण है। यानी कि वह यौगिक या वह लवण, वह यौगिक जो जो अम्ल और क्षार के, जो
अम्ल और क्षार के मूलकों से मिलकर बना होता है लवण कहलाता है। अब समझने वाली बात, यहाँ जो हमने एसिड का लिया लवण बनने में Cl लिया, तो जो अम्ल है वो नेगेटिव होता है। यानी हम थोड़ा सा बाई प्रैक्टिकली बात करें, अम्लीय मूलक, तो अम्लीय मूलक जो है नेगेटिव होता है। अगला है क्षारीय मूलक, और क्षारीय मूलक जो है धनावेशित होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इन बातों की जरूरत पड़ेगी। जैसे में हम बात कर सकते हैं क्या, NaCl, KCl, जो भी हो साल्ट, आप डबल साल्ट, ट्रिपल साल्ट जो भी लिखना लिख सकते हैं, ट्रिपल साल्ट नहीं, डबल साल्ट या कॉम्प्लेक्स। एक सवाल यहाँ बनता है कि क्या ये प्रबल और दुर्बल भी होते हैं? तो नहीं, जितने भी लवण होते हैं वह प्रबल ही होते हैं, दुर्बल नहीं होते। इसलिए हम जब भी बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? प्रबल के बारे में बात करेंगे, लवण के बारे में बात करनी होगी। अब इससे रिलेटेड एक हमारी प्रॉब्लम्स है। क्या है? प्रॉब्लम्स है जो समझना है, और जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। इसको हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य, यही हमारा पॉइंट जो है इस चैप्टर में चलने वाला है। अब जहां से शुरुआत किए थे फिर वहीं पर हम हैं। ये हमारा जल है, इस जल में हम मिलाने वाले हैं अम्ल या क्षार यानी कि बेस, या मिलाने वाले हैं साल्ट। यदि हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ का मतलब तीन ही प्रकार के पदार्थ होंगे, चौथा होगा देखा जाएगा, अम्ल होगा या तो क्षार होगा या तो लवण होगा। जब इसमें डुबोएंगे, घोलेंगे, और घोलने के बाद वह आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। मैं क्या लिख दे रहा हूं? आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा, या तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये दोनों होना जरूरी है। यदि ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो इसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब जब किसी पदार्थ को क्या करते हैं, जल में घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। उसे विद्युत अपघट्य, बात न करें बच्चों, उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर? एक प्रोसेस है विद्युत अपघट्य, जो आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन टूटने में यही तीन जो है मेन रोल निभाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या विद्युत अनपघट्य भी होता है? यदि विद्युत अपघट्य है तो क्या ये दो प्रकार का हो सकता है? ये प्रबल हो सकता है और दुर्बल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
दुर्बल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसे अम्ल और क्षार था वैसे ये भी है, और इसी के बेस पर हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। बात समझ में आ रही है? दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब आंशिक रूप से क्या है, आंशिक रूप से वियोजित होता है, वियोजित होता है, और ये पूर्ण रूप से वियोजित होता है। ठीक है, अब समस्या आती है एक अगला पॉइंट। इसी पॉइंट में हम जोड़ सकते हैं कि क्या विद्युत अनपघट्य भी हो सकता है? हो सकता है। तो विद्युत अनपघट्य में क्या होता है, वह अपने आयनों में टूटता ही नहीं। तो हम अगला भी हम पॉइंट इसी में थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि हम यहाँ विद्युत अनपघट्य लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, तो बस आपको करना क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में नहीं टूटता है, क्या जोड़ देना है, नहीं टूटता, बस इतना ही होता है और कोई टेंशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, जब अगला हेडिंग लिखना होगा, क्या विद्युत अनपघट्य, तो ये परिभाषा रहेगा। जहां आप लिख रहे हैं टूट जाता है, वहां क्या लिखेंगे, नहीं टूटता है, क्या लिखेंगे, नहीं टूटता। जैसे हम बात करेंगे यूरिया की, NH2CONH2 की, ग्लूकोज की बात कर सकते हैं, C6H12O6 की बात कर सकते हैं, चीनी की भी बात कर सकते हैं, C12H22O11। ये हमारे क्या है, विद्युत अनपघट्य। अब इस विद्युत अनपघट्य में प्रबल और दुर्बल से कोई लेना देना नहीं। अब सवाल यहां से शुरू होता है चालक, अचालक या कुचालक, अर्धचालक के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में। और आज का दिन आप लोगों का क्या हो, मंगलमय।